हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और हमारा जो लेक्चर है वो सेकंड है, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 1 चल रहा है प्यारे बच्चों। चैप्टर 1 है, आपको पता है, सॉलिड स्टेट, ठोस प्रावस्था जिसे कहते हैं। और पिछले वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन किया था प्यारे बच्चों, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उससे क्या बोलते हैं? पदार्थ। इसके बाद हमने कहा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा प्यारे बच्चों गैस। इसके बाद हमने इसका पूरा डेफिनेशन समझा था कि ठोस में जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या बोलते हैं? ठोस कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित वो द्रव है। और गैस में प्यारे बच्चों इसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इनके जो अणु होते हैं दूर दूर होते हैं, जिनसे मिलकर बना होता है परमाणु अणु दूर दूर होता है। ठोस की बात किया जाए प्यारे बच्चों कि ज्यामिति के आधार पर, किसके आधार पर? ज्यामितीय के आधार पर या ज्यामिति के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा हमने। एक आपका क्रिस्टलीय ठोस, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आपका प्यारे बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। थोड़ा पृष्ठभूमि है, चर्चा करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग भी थोड़ा समझिए। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में मैंने एग्जांपल बताया था, जैसे आपका NaCl हो गया, CHCl हो गया, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। आपका फिर बच्चों आपका हो जाएगा, मान लीजिए हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया। हीरा ले लो, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका, क्रिस्टली। अक्रिस्टली में मैंने बताया था आपको, जिससे रबर हो गया, आपका कांच हो गया, आपका लकड़ी हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया। आपका क्या हो गया? प्लास्टिक। ये सब का सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने बात की थी कि जिनके रचक इकाई घटक, रचक इकाई घटक का मतलब क्या होता है? जिनसे वो मिलकर बना होता है। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए मार्कर है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलकर बना होगा। तो जिससे वो मिलकर बना होता है तो उसका जो व्यवस्था क्रम होता है एक निश्चित क्रम में होता है। मैंने फॉर एग्जांपल आपके स्कूल को लेकर चला था कि स्कूल पे जब आपका प्रेयर होता है मेरे बच्चों, तो 9th क्लास का बच्चा एक लाइन में, 10th क्लास का बच्चा एक लाइन में, 12th क्लास का, 11th क्लास का, सबका पर्टिकुलर एक बेहतरीन क्रमिक रूप से लाइन में पंक्तिबद्ध होते हैं, खड़े रहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसके रचक इकाई घटक होते हैं। रचक इकाई घटक में मैंने बात की थी, रचक इकाई घटक आपको बताया था प्यारे बच्चों, आप लिख लो रचक इकाई घटक। ये पिछली वीडियो हमने चर्चा किया था। रचक इकाई घटक, ये रचक इकाई घटक या तो आपके अणु हो सकते हैं, या तो आपके परमाणु हो सकते हैं, या तो आपके आयन हो सकते हैं। ये 3 चीज ही मैंने कहा था। देखो भाई साहब, लास्ट में मैं ऑब्जेक्टिव भी चर्चा करूंगा, बिल्कुल आप परेशान ना हो। कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो ये तो कुछ पृष्ठभूमि है कि पदार्थ की 3 ठोस, द्रव, गैस। ठोस को हमने ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो जिनके रचक इकाई घटक, यानी जिनसे वो मिलकर बना होता है, वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक पंक्तिबद्ध यदि खड़ा हो भैया, पंक्तिबद्ध, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिल्कुल एक सीरीज में, है ना, तो वो कहलाता आपका क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय में स्कूल की छुट्टी हो रही हो, सबको भूख लगी है, होड़ लग गया, भीड़ लग गया, तो फिर भैया कहीं से कहीं जा रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं भी कूद रहे हैं, तो वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चा तितर बितर हो गया, तो फिर वो हो जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में फिर बच्चों रचक इकाई घटक नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। ठीक, इसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। और क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में 4 कौन कौन से प्रकार हैं यहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं आणविक, क्या फिर बच्चों? आणविक ठोस। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं आयनिक ठोस। कौन से ठोस? आयनिक ठोस। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। जो चौथा पढ़ने वाले पर बच्चों धात्विक ठोस। क्या पढ़ने वाले हैं? धात्विक ठोस। ठीक है, लेकिन आणविक ठोस के भी हम 3 ठोस पढ़ेंगे। वो कौन कौन से?
एक आपका रहेगा ध्रुवीय, एक आपका रहेगा अध्रुवीय, और एक आपका रहेगा हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित मतलब जिसमें हाइड्रोजन बंद होगा। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आपका आणविक ठोस। तो इनको हम क्रम क्रम से चर्चा करेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। इनके एग्जाम्पल की बात करूं थोड़ा सा, जैसे ध्रुवीय में प्यारे बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं HCl, अध्रुवीय में लेके चलते हैं आपका I2, हाइड्रोजन बंधित में आपका बर्फ हो जाएगा, बर्फ यानी H2O ही रहेगा लेकिन बर्फ रहेगा, ठोस बर्फ रहेगा। आयनिक ठोस की बात करूं तो जैसे आपका NaCl हो जाएगा, CsCl हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा। काम की चीज है, बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ समझाऊंगा, बेसिक्स समझाऊंगा, ना रट्टा मारना, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ बच्चा लोग प्लीज शेयर करना यार, आपके लिए यदि मैं मेहनत करता हूं तो शेयर करना ना भूले आप लोग। सहसंयोजी ठोस में हीरा आपका हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हीरा ग्रेफाइट सिलिका हो जाएगा। धात्विक ठोस में प्यारे बच्चों जैसे आपका आयरन हो गया, ठीक है, और ले लो आप निकिल ले लो, एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, सोना चांदी ले सकते हो प्यारे बच्चों, निकिल ले लो आप, धातु होना चाहिए, धातु, ठीक है, धातु होना चाहिए, ऐसा ले सकते हो। आपके बुक में और बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उनको आप बिल्कुल तैयार कर लें, ठीक है। आपका Ag ये जो मेन रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, आयरन है, एल्यूमिनियम है, निकिल है ना, आपका सिल्वर है, कॉपर है। देखो थोड़ा सा समझना है, स्टार्टिंग करते हैं। यहां तक क्लियर है? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, थोड़ा सा आपको वक्त देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? तो पहला जो हम ठोस आपको पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो कौन सा पढ़ाने वाले हैं? आणविक ठोस। जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसे यदि आप लिख लोगे पूरे बराबर अंक मिलेंगे, यहां से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बनता है। पूरा गुण भी मैं आपको बताऊंगा, जितने गुण बताऊंगा उतना आप गुण भी लिख सकते हो। चलो अभी इधर मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। चलो तो पहला आपको हेडिंग डालना है, क्या बच्चा लोग? पहला आपको डालना है आणविक ठोस, ठीक है, आणविक ठोस समझना है, बेसिक से समझेंगे। आणविक ठोस में मैंने कहा कि प्यारे बच्चों आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब तीनों में क्या क्या लॉजिक है? जैसे प्यारे बच्चों यदि मैं एक HCl ले लूं तो जब HCl की बात आती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, HCl की बात आती है तो जो आपका Cl होता है इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। थोड़ा नोट डाउन करना, समझना। HCl में H जो है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है, Cl मतलब क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होती है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता अधिक होती है। इस कारण प्यारे बच्चों जो आपका HCl है उसमें पार्शियल यानी आंशिक H में पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण आंशिक पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, आंशिक ऋण आयन, और H में आंशिक धन आयन उत्पन्न हो जाता है। कोई दिक्कत? ये कैसे हो गया सर? मैंने कहा ना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता हाइड्रोजन से अधिक है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक है तो खींचने की क्षमता अधिक है। हम आपसे ज्यादा पावरफुल, आपसे पैसे ले सकते हैं। हम यदि आपसे कमजोर है तो आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं सकते, हम आपके पैसे को अपनी ओर खींच नहीं सकते, लेकिन पावरफुल है, धनी व्यक्ति है तो आपसे हम खींच सकते हैं, जबरदस्ती चुरा सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो भाइयों बंधु समझने की कोशिश करो, आयनिक बंध कैसे होगा भाई सर, यहाँ पे ध्रुवीय कैसे बनेगा? अब देखो ध्रुवीय क्या है, जिसमें भैया दो पार्शियल चार्ज आ जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो आपका ध्रुवीय यौगिक कहला जाता है। ध्रुवीय यौगिक कहला जाता है कि नहीं? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो ये अब बन गया ध्रुवीय यौगिक। क्या बन गया? ध्रुवीय यौगिक। थोड़ा समझिएगा, ध्रुवीय आणविक ठोस,
अब देखो ठोस कैसे बनता है, ठोस कैसे बनता है, एक अणु के पास दूसरा अणु, दूसरे अणु के पास तीसरा अणु, तीसरे अणु के पास चौथा अणु। जैसे यदि HCl का ठोस बनेगा तो HCl के पास दूसरा HCl, देखो ये एक HCl है, इसके पास दूसरा HCl, इसके बाद तीसरा HCl, ऐसा HCl, ये आपस में मिलकर तो ये बनेंगे HCl HCl HCl। यानी जो आपका आणविक ठोस है वो अणु से मिलकर बना होता है, उसका रचक इकाई घटक अणु होता है। लिख लो आप, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आणविक ठोस का रचक इकाई घटक क्या है, तो आणविक ठोस का रचक इकाई घटक अणु से मिलकर बना होता है। फिर बच्चों किससे मिलकर बना होता है, अणु से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस का रचक इकाई घटक क्या है, अणु है। एक अणु दूसरे अणु के पास दूसरा अणु, तीसरे अणु, ऐसे अणु के पास अणु एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और एक क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, एक ठोस बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई साहब, आणविक ठोस बोलते हैं। और उसमें भी जब HCl जैसे हमारा NH3 होता है, NH में N में आपका पॉजिटिव आ जाएगा, NH3 N में निगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो जरा, ये हमारे पास HCl था, क्या था HCl, क्या HCl। हमारा जो पहला HCl है इसमें एक में पॉजिटिव है और एक में निगेटिव है। दूसरा HCl आया तो इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें द्विध्रुव है, इसमें भी द्विध्रुव है, दो ध्रुव यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। हमने कहा ना द्विध्रुव मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। और जब द्विध्रुव प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप क्या कहोगे, द्विध्रुव और द्विध्रुव के बीच जो बल लग रहा है उसको बांधने का जो बल लग रहा है, तो द्विध्रुव बंधन बल कार्य करता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो द्विध्रुव बंधन बल कार्य करता है। यदि आपसे कोई पूछ दे ध्रुवीय आणविक ठोस में किस प्रकार का बल लगता है प्यारे बच्चों, तो द्विध्रुव बंधन बल कार्य करता है। किस प्रकार का बल कार्य करता है, द्विध्रुव बंधन बल कार्य करता है। ये किस प्रकार के ठोस में बल कार्य करता है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस में बल कार्य करता है। एग्जाम्पल आपने लिख लिया प्यारे बच्चों, कौन सा, HCl। HCl में किस प्रकार का ठोस होता है, कौन से ठोस का उदाहरण है, तो आणविक ठोस का उदाहरण है। आणविक ठोस में रचक इकाई घटक का नाम लिखो तो आप लिख दोगे अणु लिख दोगे। अब यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, प्लीज समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में छापना ना भूले, यस सर समझ में आ गया। आणविक ठोस का अभी आप पहला रूप देख रहे हो, ध्रुवीय आणविक ठोस। प्यारे बच्चों मैंने कहा ना ध्रुवीय भी समझाऊंगा, अध्रुवीय भी समझाऊंगा, हाइड्रोजन बंधित भी समझाऊंगा। तो आपका पहला समझ में आ गया, ध्रुवीय अणु के बीच जो बल लगेगा भैया वो द्विध्रुव बंधन बल कार्य करेगा। एग्जाम्पल आप लिख लो HCl बेस्ट एग्जाम्पल, और आपको लिखना है तो सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हो। एग्जाम्पल यदि आप लिखोगे तो क्या HCl लिखिए और आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये किसका हो गया, ध्रुवीय आणविक ठोस का हो गया। आगे तो मिटाना पड़ेगा, क्लियर करें ना, आप लोग लिख लिए होंगे। देखो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारोगे, आपको समझना है। दूसरा हम बात करेंगे प्यारे बच्चों अध्रुवीय की। अध्रुवीय में क्या होता है जरा देखिएगा, देखो जरा दूसरा आप बात करो अध्रुवीय आणविक ठोस, ये कैसे काम करेगा, देखो जरा। एग्जाम्पल में मैंने लिया, इसका भी जो रचक इकाई घटक होगा वो अणु ही होगा। क्या होगा, अणु होगा। इसमें मैंने ले लिया फिर बच्चों I2। अच्छा यहां पर देखो I2 में I और I के बीच, अब दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता समान है, तो ना ये इससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना दूसरे वाला पहले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अर्थात इसमें ना पॉजिटिव चार्ज ना तो निगेटिव चार्ज। जब इसमें कोई चार्ज नहीं इसलिए इसे बोल दिया गया, क्या बोला गया, ये अध्रुवीय यौगिक है, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज की संभावना नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। I2 है, I2 में दो परमाणु है, I और I, दोनों I की इलेक्ट्रॉन बंधुता समान है,
दोनों में खींचने की क्षमता समान है, इसलिए किसी की इलेक्ट्रॉन कोई नहीं ले पाता। इस कारण से यहां पर ये ध्रुवीय रूप में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। प्यारे बच्चों, ना तो धन आवेश है ना तो ऋण आवेश है, इसलिए ध्रुवीय यौगिक नहीं है, ध्रुवीय अणु नहीं है, ये अध्रुवीय अणु है। गर्मी बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, फिर भी वीडियो देख रहा हूं। देखो, अध्रुवीय आणविक ठोस मैंने कहा भैया ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक अध्रुवीय अणु होंगे, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ये चीज तो कह रहा हूं। I2 में 2 I परमाणु हैं, इस I का इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे I के इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों का समान है, दोनों एक दूसरे को बराबर खींचे, कौन लेगा? टक्कर का हो, जीत हार का कोई डिसीजन नहीं होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी से नहीं ले पाता। इस कारण से इनका भैया ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे क्या बोला गया? अध्रुवीय। अब ये जो ठोस बनेगा, ये पहला I2 होगा, दूसरा I2 होगा, तीसरा I2 होगा, फिर I2 होगा, ऐसे I2 होगा, ऐसे I2 होगा। अणु एक दूसरे के पास आएंगे, तो फिर इनके बीच जो बल लगेगा, यहां पे जो बल लगता है प्यारे बच्चों, इनके बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं वान डर वाल्स बल। क्या बल लगता है? अध्रुवीय आणविक जो आपका ठोस होगा, उनके अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे बोलते हैं वान डर वाल्स बल। अध्रुवीय यौगिक कहीं भी होगा प्यारे बच्चों, अध्रुवीय जहां बात करेंगे वहां पे आपका आ जाएगा वान डर वाल्स बल। वो भी दुर्बल होता, उतना प्रबल नहीं होता। यहां तक क्लियर हो गया कि किस प्रकार से अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। तीसरा आपने कहा हाइड्रोजन बंधित। क्या? हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित का मतलब जैसे हमारे H2O की बात करें प्यारे बच्चों, H2O आपका पानी है, ये बर्फ अवस्था में, इसमें हाइड्रोजन बंध लगता है। कौन सा बंध लगता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या है? ये सबसे ज्यादा ये 11th क्लास का सिलेबस है। लेकिन यार भाई पढ़ने आए हो ना, टाइम पास करने नहीं आए हो। हाइड्रोजन बंध समझ के जाना है आपको। देखो हाइड्रोजन बंध है क्या, मजा आएगा। हाइड्रोजन बंध समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। हाइड्रोजन बंध क्या है? देखो, जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, आदि से जुड़ा होता है। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, ऑक्सीजन की जगह और देख लो आप दूसरा देख सकते हो, है ना, आयोडीन ले सकते हो। जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा रहता है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये लोग खींच लेते हैं भैया, मैंने अभी कहा। तो हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव और अन्य में आंशिक निगेटिव हो जाता है। अब जब क्या किया गया, जब हाइड्रोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा है और इससे इलेक्ट्रॉन कोई खींच लिया, तो इसी प्रकार का यदि कोई दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व आएगा, इसी प्रकार यदि कोई दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व आएगा, ऐसे आ गया, तब वो कहेगा भैया हम अकेले हैं, हमसे दोस्ती कर लो, दोस्ती बना लो। तब हाइड्रोजन फिर से एक बंध बनाएगा जिसे हाइड्रोजन बंध कहेंगे। जैसे देखना जरा बच्चा लोग, यहाँ आपका H2O है, ये आपका मेरे बच्चों 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? यदि ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तब हाइड्रोजन पर एक पार्शियल चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जो हमारा दूसरा अणु है, देखना जरा, दूसरा अणु है हमारा जो यहाँ पे देखो, ये पुनः क्या कर रखा है, ये आपका निगेटिव चार्ज ले रखा है और ये पॉजिटिव चार्ज ले रखा है। क्यों? हमने कहा ना, हाइड्रोजन से ज्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा है। हाइड्रोजन से ज्यादा जब धनी तत्व जुड़ा है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखेगा, उसके पास ताकत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है प्यारे बच्चों। इसीलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है। अमीर और गरीब व्यक्ति में यही कंडीशन होता है, जो बड़ा है साला छोटे को दबा कर रखता है। यही यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर ले रहा है। हाइड्रोजन पर इसलिए आंशिक प्लस चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस चार्ज आ रहा है। इसी प्रकार और सारे, जैसे मान लो मैं लेके चलता हूं ऐसे अणु। भाई क्यों? आपका ठोस बन रहा है, ठोस कैसे बनेगा? अणु, एक अणु दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा अणु तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, अणु के बाद अणु, अणु के बाद अणु। तो भैया ऐसे ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फिर हमने कहा ना कि हाइड्रोजन के साथ प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े रहते हैं और ये ऋण विद्युतीय तत्व हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसी कारण हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस चार्ज।
है ना, निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर प्यारे बच्चों जो हाइड्रोजन है दूसरे, अपने वाले से नहीं दूसरे वाले से एक बंध बनाता है। चलो यार किसी भी दम पे एक साझा तो कर लो, चलो किसी भी दम पे एक साझा तो कर लो, तो फिर वहां पर बनता है हाइड्रोजन बंध। और इस बंध के कारण जो ठोस बनता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बंधित आपका आणविक ठोस। समझ में आया? जो मैं बता रहा हूं उतने यदि आप लिख लेते हो तो बहुत है फिर बच्चों। ठीक, अब आपको हेडिंग डालना है क्या? इतना क्लियर हो गया। अब आपको मेन हेडिंग डालना है आणविक ठोस और लिखना है ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। मैं भी लिख दूं क्या? लिख दूं? समय लॉस तो नहीं समझोगी? वीडियो पॉज कर लो। ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक, मेहनत लगता है इसको मिटाने में। ऐसे ठोस जिनके इकाई रचक घटक के रचक इकाई घटक, लिखो जरा, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल अब लिखो प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल में आप मुख्य रूप से लिख लो, जैसे शुष्क अमोनिया, शुष्क अमोनिया। ठीक, दूसरा लिख लो वर्ब। ठीक है, तीसरा लिख लो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा लिख लो आप HCl, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। शुष्क अमोनिया, बर्फ हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, HCl हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल है ठोस O2, जैसे आपका ठोस ऑक्सीजन हो गया, ये लिख लो। ठीक, कोई दिक्कत? यहां तक लिख सकते हो, सिंपल है। अब इसके गुण की बात आ गई। एग्जाम्पल, मेन एग्जाम्पल है फिर बच्चों। इसके बाद गुण में देखो जरा, देखो मैंने कुछ कहा अभी। पहला नंबर आपको तो यही लिखना है कि इनके रचक इकाई घटक क्या है? अणु है। मतलब जो आपका आणविक ठोस है अणु से मिलकर बना होता है। किससे? ये ठोस अणु से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। तो ये ठोस अणु से मिलकर बने होते हैं। दिख रहा है ना? दिख रहा है? जी हाँ, ये ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? अणु से मिलकर बने होते हैं। आप लोग लिखते भी चलो, ये ठोस अणु से मिलकर बने होते हैं। मुख्य रूप से इसमें कौन सा बल पाया जाएगा? वान डर वाल्स बल पाया जाता है। ठीक है, वान डर वाल्स बल पाया जाता है ना। एक आपका भैया ध्रुवीय है ना, आपका द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, हाइड्रोजन बल भी पाया जाता है। तो ये चीज आप मुख्य रूप से लिख लो, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत। इस मतलब इन ठोसों में मुख्य रूप से अंतःकरण या वान डर वाल्स बल पाया जाता है। दूसरा नंबर लिखो, इन ठोसों में वान डर वाल्स बल पाया जाता है। कौन सा बल? वान डर वाल्स बल पाया जाता है। देखो, ये जो आपका जैसे अध्रुवी हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसमें आयन नहीं होंगे, तो क्या उसमें विद्युत का चालन होगा? नहीं होगा। विद्युत का चालन उसी में हो पाता है प्यारे बच्चों जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, और जिसमें आयन होगा। आयन और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। तो तीसरा नंबर आप लिख लो, भैया इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहे, तो ये ऊष्मा व विद्युत के क्या है? कुचालक है। ऊष्मा व विद्युत के कुचालक हैं। कुचालक का मतलब ना तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है फिर बच्चों, और ना ही इसमें
किसका प्रवाह हो रहा है, ना तो ऊष्मा का ना तो विद्युत का। जब भी आप पढ़ोगे कि विद्युत का चालन उसी प्रकार के ठोस में होगा, उसी पदार्थ में होगा विद्युत का चालन जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, या कि प्यारे बच्चों जिसमें आवेश होंगे, जिसमें चार्ज होगा, उसी के कारण उसमें धारा प्रवाहित होगा, अर्थात दूसरा प्रवाहित नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और सरल लिख लो आप, 4-5 तो लिख ही लो। ये ठोस मुलायम होते हैं। क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अब बर्फ में कहो कि करंट बहेगा, तो बर्फ में करंट नहीं बह सकता, कभी भी नहीं बह सकता। ठीक है, बर्फ में करंट नहीं बह सकता। अच्छा, मैं एक चीज कहूं कि आयोडीन क्या वाष्पशील होता है? वाष्पित अवस्था में हो सकता है? हो सकता है। बर्फ क्या वाष्पित नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक दिमाग लगाओ कि आणविक ठोस में बर्फ एक एग्जाम्पल है, ये क्या वाष्पित हो सकता है कि नहीं? आप दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यदि हो सकता है तो हो सकता है, नहीं होगा तो नहीं होगा। बताओ जरा, वाष्पशील होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो ये वाष्पशील होते हैं, ऐसा लिख सकते हो। ये ठोस क्या होते हैं? वाष्पशील होते हैं। ठीक, ये चीज आप लिख लो। ये आपके आणविक ठोस के मुख्य गुण हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट फास्ट करो आप। ठीक, चलिए इसके बाद हम एक चार्ट बनवाएंगे पर बच्चों। जो चार्ट है ध्रुवीय अध्रुवीय, इसमें एक और लिख लेना, गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, इतना लिखने के बाद एक चार्ट बनाऊंगा। चार्ट आपको बनाना है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। चार्ट में थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा ये आणविक ठोस, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आणविक ठोस प्यारे बच्चों। पूरा एक एक बिंदु लेकर चल रहा हूं ताकि पेपर टाइम पे आपको दिक्कत ना हो सके। फिर बाद में आपका रिवीजन भी कराऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम तक आपका हेल्प करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाई बस शुरू कर दें, चाहे आप सीजी से हो, एमपी, बिहार बोर्ड कहीं से भी हो, भैया यूपी से हैं, हर बच्चों के लिए मेरा ये सेशन कामयाब होगा और सबके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, एक आपको थोड़ा चार्ट बनाना है। यहां पर आप लिख लेंगे ठोस के प्रकार, तीनों ठोस पढ़ेंगे ना। ठीक, थोड़ा सा एक चार्ट बनाना है। मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा फिर बच्चों। जैसे यहाँ पर लिख लो ठोस के प्रकार। ठीक है, ठोस के प्रकार, अवयवी कण, अवयवी कण, तो आपका क्लियर हो जाएगा ना इस तरीके से। ठीक है, आकर्षण बल, आकर्षण बल हो जाएगा। इसके बाद आपका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद आपका भौतिक प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, विद्युत चालकता, फिर बच्चों आपका आ जाता है लास्ट में गलनांक। गलनांक क्या कहलाता है? किसी वस्तु को ठोस से द्रव में अवस्था में बदलना है, किसी वस्तु को ठोस से द्रव में बदलना है तो उसमें जो तापमान की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक, चले इसमें देखो, इसमें तीन हम पढ़ेंगे फिर बच्चों। तीन कौन कौन से? पहला आप पढ़ोगे अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा आप क्या पढ़ोगे? ध्रुवीय आणविक ठोस। जो आपका तीसरा होगा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अवयवी कण तीनों में अणु ही होगा, इसमें भी अणु होगा, इसमें भी अणु होगा, इसमें भी अणु होगा। अवयवी कण तीनों में अणु है क्योंकि आणविक ठोस पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, और आणविक ठोस में अवयवी कण अणु ही होता है, ये आप लोग समझ लो। आकर्षण बल मैंने बोला था अध्रुवीय आणविक ठोस में क्या होगा भैया? तो वांडर वाल्स बल पाया जाएगा। कौन सा बल?
वांडरवाल्स बल, इसमें आप लिखो वांडरवाल्स बल, जिसे परिक्षेपण बल या लंदन बल भी कहते हैं। परिक्षेपण बल या लंदन बल, ठीक है, इसे वांडरवाल्स बल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, ध्रुवीय में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। हाइड्रोजन इसमें कौन सा होगा भैया, हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधी लग रहा है, तो हाइड्रोजन बंधित बल, हाइड्रोजन बंधित बल, इसमें हाइड्रोजन बंध लग रहा होता है। एग्जाम्पल में अध्रुवीय की मैंने बात की थी, तो अध्रुवीय में आपका जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका आयोडीन हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय में मैंने कहा था HCl Si, ठीक है, एक चीज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, चलो SO2 है, ठीक है। हाइड्रोजन बंध में आपका बर्फ हो जाता है, बर्फ H2, ठीक। इसमें आप अमोनिया भी लिख सकते हो, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, सेकंड नंबर में H2 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। भौतिक प्रकृति की बात करें, इसमें प्रकृति, तो ये जो पहला होता है अध्रुवीय मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम, ये भी आपका मुलायम होता है, लेकिन बर्फ थोड़ा सा ठोस होता है, नर्म ठोस होता है कि नहीं होता। चालकता की बात करें तो तीनों की तीनों भैया कुछ चालक हैं, विद्युत रोधी हैं, ये भी विद्युत रोधी, ये भी विद्युत रोधी, तीसरा भी आपका विद्युत रोधी। गलनांक की बात करें फिर बच्चों तो अत्यंत निम्न है, पहला का है अत्यंत निम्न, बहुत ही कम, अत्यंत निम्न, और इन दोनों का निम्न है। ये थोड़ा चार्ट बना लो, समय लगा चार्ट बनाने में, पर उम्मीद करता हूं यदि इतना आप बना लेते हैं तो आपका आणविक ठोस हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए आणविक ठोस आपका क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चों आप हमेशा के लिए आणविक ठोस के लिए निष्फिकर हो जाएंगे। आप इतना कर लो, फास्ट, प्लीज फास्ट, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो और इतना तो बना ही लो, फास्ट, वेरी फास्ट, फिर आगे चले हम। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए चलते हैं भाई साहब, अगले नंबर पे चलते हैं, और हमारा अगला है भैया क्या, आयनिक ठोस। कौन सा ठोस, आयनिक ठोस। ऊर्जा उतनी होनी चाहिए शरीर में, जब पढ़ाने में ऊर्जा कम नहीं हो रही तो पढ़ने में भी ऊर्जा कम नहीं होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे भाई साहब आयनिक ठोस, ठीक है। देखो यार, पूरा बेहतरीन पूरे टॉपिक को समझाया जाएगा, बस आप लोग यदि एक बार मेहनत करते हैं तो गारंटेड कहता हूं कि कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे नंबर लाएंगे, 95 प्लस लाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि 2023 का जो सेशन है वो बेहतर रूप से संचालित होने वाला है, और अभी आपको भाई साहब अच्छे तरीके से तैयारी करना है, ठीक। चले आयनिक में चलते हैं, ठीक है। आयनिक में आप बताओगे आयनिक ठोस किसे बोलेंगे। आयनिक ठोस ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होंगे, आयन होंगे। हमने कहा था ना, रचक इकाई घटक आपका प्यारे बच्चों 3 ही हो सकता है, या तो अणु, या तो परमाणु, या तो आयन। 3 होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा, या तो परमाणु होगा। तो ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक, लिखो जरा, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आयन होते हैं। आयन होते हैं, आयन में या तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक आयन होते हैं, आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों
मैंने पहले भी करा दिया, आप शॉर्टकट में बताना है। एग्जाम्पल में आपका होता है NaCl, ZnCl2, ठीक है, आपका CHCl, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं है आपके सिलेबस में, तीन काफी हेल्पफुल है, इनको आप लोग लिख लो, ठीक है, तो दिक्कत और लिखना है तो ZnS जिंक सल्फाइड, MgO, ZnS MgO, ये लिख लो, इतने से ज्यादा नहीं करना है। आयनिक ठोस के 5 एग्जांपल लिख लो, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड यहाँ पर फिर बच्चों, और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत। आयनिक ठोस जिसके रचक इकाई घटक क्या होते हैं, आयन होते हैं। आणविक ठोस में आपने क्या देखा, जिसके रचक इकाई घटक क्या होंगे आपके प्यारे बच्चों, रचक इकाई घटक आपके होते हैं अणु, आणविक ठोस। और आयनिक ठोस में जिसके रचक इकाई घटक क्या होते हैं, आयन होते हैं। थोड़ा ध्यान देना, जैसे प्यारे बच्चों आपका Na पॉजिटिव है, ये किससे जुड़कर रहेगा, Cl निगेटिव से, Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, फिर आपका Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर आपका Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, ऐसे अवयवी कण आपस में आयन क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। फिर यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव। अब इनके बीच जो बल होगा, आयन है प्यारे बच्चों, और आयन आयन के बीच जो बल कार्य करता है, जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच ये आयन है, तो कूलाम आकर्षण बल कार्य करेगा। कैसा बल कार्य करेगा, कूलाम आकर्षण बल कार्य करेगा। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे कूलाम आकर्षण बल कहते हैं। तो आपने पहला देखा भैया, पहला नंबर यहां पर लिखोगे कि ये ठोस आयन से मिलकर बने होते हैं। जी हां, आयन से मिलकर बने होते हैं। क्या सही है, क्या सही है, ये ठोस आयन से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल सही है। हमने देखा कि जब दो आवेश हैं, अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे, कूलाम, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, कूलाम बल होता है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो हम फिजिक्स में चर्चा करेंगे। तो दूसरा आपको लिखना है, इस ठोस में इस प्रकार के ठोसों में कौन सा बल पाया जाता है, कूलाम्ब आकर्षण बल पाया जाता है, कूलाम्ब आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा आपका है प्यारे बच्चों कि जो ये ठोस होता है वो आयन से मिलकर बना होता है, और दूसरा नंबर जो है आपका ये है कूलाम आकर्षण बल पाया जाता है। पहला है ये ठोस आयन से मिलकर बने होते हैं, दूसरा है ये कूलाम आकर्षण बल पाया जाता है। हमने आपको क्या बताया कि दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, कूलाम आकर्षण बल होता है। नोट डाउन करते चलो, एक एक आपको लिखते चलना है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब आपने कभी देखा होगा NaCl, अपने घर में भी देखा होगा, NaCl को देखो तो कठोर भी होता है, लेकिन थोड़ा सा ठोक दो, थोड़ा सा पीट दो तो भंगुर टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है, जी हाँ। ये आपका कठोर भी होता है, ये कठोर तथा भंगुर होती है, ये कठोर तथा भंगुर होती है, ठीक है। क्यों कहा ये, क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी आप NaCl ले लेना, और एक बार घर में प्रैक्टिकल देखना, NaCl जो आप आयोडीन नमक लाते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, छोटे छोटे मतलब इतने बड़े बड़े आकार के होते हैं, बोरी में आता है प्यारे बच्चों, 100, 150, 200 में आता है एक बोरी नमक NaCl, उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसको आप देखना, उसको थोड़ा सा आप हथौड़ा लगा देना, थोड़ा सा, तो टूट जाएगा, छोटे छोटे चूर्ण के रूप में हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो कठोर भी होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर यदि हम देखें प्यारे बच्चों, तो जब आप नमक ठोस रहेगा तो उसमें विद्युत धारा कोई प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जैसे वो विलयन की अवस्था में आ जाएगा तो उसमें आयन हो जाएंगे, और जैसे ही आयन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन और प्यारे बच्चों धारा का प्रवाह है। तो जब आयन अवस्था, मैंने कहा ना कि विद्युत धारा के दो कारण हो सकते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा आयन, तो जिसमें भी आयन होगा तो धारा बहेगा। तो प्यारे बच्चों ये विलयन की अवस्था में इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो आप लिख लो, गलित अवस्था में
ऐसा लिखना है भैया कि ठोस अवस्था में विद्युत का, भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि हमने क्या कहा आयनिक ठोस में बोला कि ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं, आयन होते हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस। क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। प्यारे बच्चों ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं, आयन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। एग्जांपल में NaCl, ZnCl2, CHCl, ZnS, जिंक सल्फाइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसके गुण की, तो गुण ये ठोस आयन से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल। अब भैया हमने कहा ना दो आवेश है तो इनमें कूलाम आकर्षण बल होगा, बिल्कुल जी हाँ भाई। ठीक है, यदि हम कह दें कि प्यारे बच्चों ये कठोर होता है, जी हाँ, और भंगुर होता है, तो ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा, और प्यारे बच्चों विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का इनमें क्या होगा, चालन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, यहां पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं, आप लोग लिख भी लेते होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग एक एक टॉपिक लिख लेते होंगे, और लिखना जरूरी है। यदि आप सोचोगे कि हम पढ़ रहे हैं नहीं लिखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो बाद में चलकर आपको बहुत पछतावा होगा और आप वो चीज नहीं कर पाएंगे जो आप लेकर चल रहे हैं 95+ का स्कोर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है, किंतु गलित अवस्था में, गलित अवस्था में विद्युत का चालक होता है। ठीक है, अब देखो भाई इनमें आयन है, आयन के बीच कूलाम आकर्षण बल लग रहा है, कूलाम आकर्षण बल के कारण इसमें बल तो प्रबल है, और प्रबल होने के कारण भैया ये अवाष्पशील होंगे नहीं, ये वाष्पित नहीं होंगे। तो आप लिख लोगे कि इनमें प्रबल आकर्षण बल के कारण, ये उच्च गलनांक रखने के कारण, प्यारे बच्चों तो गलनांक नहीं लिखोगे, प्रबल आकर्षण बल के कारण इनका जो वाष्पशीलता है वो ना के बराबर होता है, अर्थात ही क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। इसको आप लोग लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो लिख लो भाई, 5वां नंबर भी लिख लो, इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, और 6वां नंबर लिखो, अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। बस शॉर्टकट में लिख लो आप लोग। एग्जाम्पल तो याद ही कर लिए, एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल लिख ले तो उसको आप फिर भैया हम अगले ठोस पे चलते हैं, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस क्या, सहसंयोजी ठोस। ठीक, सहसंयोजी ठोस में आपका एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, सिलिका, हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, सिलिका, हीरा, ग्रेफाइट। परिभाषा क्या लिखोगे, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक परमाणु होते हैं, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, सहसंयोजी ठोस कहलाता है। सहसंयोजी ठोस कहलाते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लो, लिख लो परिभाषा, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं फिर बच्चों, आपका क्या होता है, परमाणु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी ठोस कहते हैं। तो पहला यदि हम गुण लिखेंगे कि ये ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इनके बीच में बच्चों कौन सा बल कार्य करेगा, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध होगा, सहसंयोजी बंध होगा। ठीक है, तो इसमें जो परमाणुओं के बीच जो बल होगा प्यारे बच्चों, एक प्रकार से अंतरकरण सहसंयोजक बंध के कारण बल लगेगा, दूसरा संयोजक बंध भी हम कह सकते हैं, सहसंयोजक बंध बल कार्य करता है। ठीक है, दो चीज तो क्लियर है।
सहसंयोजी ठोस से आप अर्थ निकालोगे सहसंयोजी बंध। क्या? सहसंयोजी बंध। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए आगे देखें फटाफट। इसके यदि गुण की बात करें तो गुण हम लिख देते हैं इसी में कि ये ठोस जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। कहोगे सर आप भी ना उसी में लिख दे रहे हो, चलो अलग से कर देते हैं, अलग से कर देते हैं। फटाफट लिखो भाई साहब, अब दोनों ठोस को आप एकदम शॉर्टकट में पढ़ोगे। ठीक, सहसंयोजी ठोस में पहला नंबर लिखोगे ये किससे मिलकर बने होते हैं? यहां से मैं लिख देता हूं शुरू, पहला नंबर, ये ठोस परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आप लिख लो प्यारे बच्चों, ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, इस ठोस में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध पाया जाता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना तो आयन है, तो विद्युत का क्या होगा? कुछ अलग होगा। ये ठोस विद्युत के कुछ अलग होते हैं। ये ठोस विद्युत के क्या होते हैं? कुछ अलग होते हैं। हीरा क्या वाष्पशील होता है? हीरा कभी आप देखो, हीरा ग्रेफाइट वाष्पित नहीं होता है, तो ये अवाष्पशील होंगे। ठीक है, इनका गलनांक क्वथनांक भी हमेशा क्या होगा? उच्च होगा। इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। लिख लो, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। और प्यारे बच्चों आप लिख लेना, गलनांक क्वथनांक उच्च होने के कारण ये अवाष्पशील होते हैं। इतना लिख लो बस, गलनांक क्वथनांक उच्च होने के कारण ये क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। अब देखो थोड़ा सा, अब इसको लिखना तो लिख सकते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होने के कारण, गलनांक क्वथनांक क्या होने के कारण? उच्च होने के कारण, गलनांक क्वथनांक उच्च होने के कारण अवाष्पशील होते हैं, ज्यादा गुण। एक चीज नोट डाउन करना, इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। लिख लो, इसे नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है और कई बार पूछा गया है। तो क्या पढ़ा आपने? सहसंयोजी ठोस में ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। प्यारे बच्चों से क्या बोलते हैं? सहसंयोजी ठोस बोलते हैं। इनके बीच जो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध पाया जाता है प्यारे बच्चों। इसलिए इसमें हम कूलाम आकर्षण बल भी नहीं लिख सकते, वान डेर वाल्स बल भी नहीं लिख सकते, सहसंयोजी बंध बल पाया जाता है। इसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। नेटवर्क ठोस क्योंकि एक परमाणु दूसरे परमाणु से मिलकर बहुत लंबे चौड़े परमाणु का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यदि हम हीरे की बात करें, परिभाषा तो आप लिख ही लिए होंगे। जैसे आपका हीरा प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलते हैं एक कार्बन है, ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, फिर ये जो कार्बन है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, ये कार्बन है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ऐसे प्यारे बच्चों ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, फिर ये जो है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से इनका एक क्रिस्टलीय संरचना बनता है। इसलिए प्यारे बच्चों हम कहते हैं ये बहुत बृहद बनाता है। क्या बनाता है? बहुत बृहद बनाता है ये क्रिस्टलीय संरचना। तो एक नेटवर्क बना लेता है, परमाणु के बाद परमाणु, परमाणु के बाद परमाणु एकदम जुड़ा हुआ प्यारे बच्चों। इसलिए इसे कहते हैं क्या? नेटवर्क ठोस। सहसंयोजी एक इलेक्ट्रॉन हम आपको दे, आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दो, बराबर की भागीदारी, वहां पे बनता है सहसंयोजी बंध। और ये जो आपका सहसंयोजी ठोस है इसमें परमाणु होते हैं और एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के साझा बनाता है और बनता है यहाँ पे सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हो नेटवर्क ठोस का कारण ये है कि सहसंयोजी ठोस में जितने भी परमाणु हैं एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ व्यवहार करते हैं। भैया 5 तुम दो, 5 हम दे, 10 का कुछ सामग्री लाए, ऐसा सिस्टम होता है।
दोस्ती कर रहे हैं 5-5 रुपये से, मतलब जितना तुम दोगे उतना हम देंगे। इस तरह में बराबर की साझेदारी होगी और बराबर की साझेदारी में जो बंध बनेगा उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। 11th क्लास में आपने पढ़ा है आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। आयनिक बंध में क्या होता है फिर बच्चों, आयन का इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बराबर नहीं होता है, ना तो उपसहसंयोजी में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बराबर होता है। लेकिन जो सहसंयोजी बंध होता है उसमें जितना इलेक्ट्रॉन हम आपको देंगे उतना इलेक्ट्रॉन आप हमको दोगे और बराबर की भागीदारी होगी और एक बंध बनेगा जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल हीरा ग्रेफाइट और सिलिका। हीरा ग्रेफाइट और सिलिका समझ में आ गया। कोशिश यही करता हूं कि आपके मन में डाउट ना रह जाए, आपके मन में रटना ना पड़े भाई साहब, यहां पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना तो क्लियर कर लिए होगे। लास्ट हमारा जो है भैया वो है धात्विक ठोस। उसमें क्या होगा आप इतना समझो कि ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक धातु परमाणु होंगे। ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होंगे, धातु परमाणु होंगे प्यारे बच्चों, उसे बोलेंगे हम धात्विक ठोस। लिख लो आप लोग, हेडिंग डालो धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक धातु परमाणु होते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। लिखो जरा फटाफट लिखो, ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक धातु परमाणु होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, सब में सेम है। आयनिक ठोस में मैंने कहा ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक आयन होते हैं उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। हमने आणविक ठोस में कहा ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक प्यारे बच्चों अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। सहसंयोजी ठोस में हमने कहा ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक परमाणु होते हैं उन्हें हम सहसंयोजी ठोस कहते हैं। और यहाँ पे धातु परमाणु जोड़ देना है बस। ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक क्या होते हैं प्यारे बच्चों, धातु परमाणु होते हैं उन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बताया था कि धात्विक ठोस में आप कौन कौन सा एग्जाम्पल ले लें जो काम का है प्यारे बच्चों। धात्विक ठोस, धात्विक ठोस में आपका कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, जो काम का है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैग्नीशियम भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम ले लो भाई साहब, ये आपके कौन से हो जाएंगे, धात्विक ठोस हो जाएंगे। यहाँ पे धातु परमाणु होगा, परमाणु ही धातु परमाणु होगा, लेकिन धातु विद्युत का सुचालक होता है। तो आप गुण में इसमें लिखोगे पहला नंबर गुण, तो क्या लिखोगे, देखो भाई कीड़ा आ रहा है, पढ़ने आ गया, चलो कोई बात नहीं, मारेंगे नहीं भाई, चल भाई उड़ जा यहाँ से, उड़ जा। चलो देखो भाई साहब, धातु परमाणु में पहला नंबर आप लिखो कि ये जो है, ये जो ठोस होते हैं वो धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लिख लो पहला नंबर, ये जो आपके धात्विक ठोस है वो धातु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे पाया जाता है, जैसे मैं मान के चलता हूं आयरन, आयरन भैया ठोस होगा, ठोस में कई सारे धातु परमाणु होंगे, आयरन है, ठीक है, कई सारे आयरन है, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। ये आयरन है प्यारे बच्चों, ये आयरन करता क्या है, ये आयरन क्या करता है, क्या फोकट में बैठा रहेगा, बड़ा शैतान है साला। शैतान कैसा है, देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक आयरन के पास क्षमता होती है, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने की, हर एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और यही 2 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम करता है और इसमें विद्युत का चालन होता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि जो धात्विक ठोस होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक ठोस जो होता है धातु परमाणु से मिलकर बना होता है, इसके बीच जो बंध पाया जाएगा वो धात्विक बंध पाया जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर, ये ऊष्मा और विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। लोहा क्या होता है, कठोर होता है कि नहीं होता, जी हाँ, तो लोहा क्या होता है, कठोर होता है। इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होगा कि नहीं, जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसका गलनांक क्वथनांक उतना ही उच्च होगा। ठीक है, क्लियर है। और भैया बाष्पशील की बात करें तो क्या ये बाष्पन ऊष्मा रखता है, उच्च बाष्पन ऊष्मा, इसलिए अबाष्पशील होगा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब कहीं लोहा जाकर के पिघल करके बाष्पित होगा, इसलिए अबाष्पशील होता है, बहुत उच्च ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप काम की चीजें समझो, जो काम की चीजें हैं वो समझ लो। मैंने क्या कहा कि भैया जो आपका धात्विक ठोस होता है धातु परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है, धात्विक बंध पाया जाता है। एग्जाम्पल में आप लिख ही लिए, ये कठोर होते हैं फिर बच्चों, है ना, और अति कठोर भी होता है। सबसे ज्यादा कठोर क्या होता है, ऑस्मियम, समझ रहे हो। चलो एक चीज और है, जैसे आपने सहसंयोजी ठोस में पढ़ा, सहसंयोजी ठोस में क्या पढ़ा मेरे बच्चों कि विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक अपवाद है।
ग्रेफाइट का अपवाद। लिख लो आप लोग कि सहसंयोजी ठोस जितने भी होंगे वो विद्युत के कुचालक हैं, लेकिन ग्रेफाइट उसमें क्या है, अपवाद है। ग्रेफाइट अपवाद लिख लेना, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना लिख लेना भाई साहब। इनका गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। और मैंने बता दिया भैया कि विद्युत धारा का चालन होगा क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये धात्विक ठोस है। तो उम्मीद करता हूं कि आज आप प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, सभी प्रकार को अच्छे तरीके से समझे होंगे और बनेगा भी यार। यदि आप मेहनत करोगे तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। कोई भी टॉपिक आपके मन में हो, किस पर डाउट है आपको, ये चीज जरूर बताना, क्योंकि आपको खुला छूट है प्यारे बच्चों, जो भी आप चाहें कमेंट बॉक्स में अपना राय छाप सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।